अध्याय 46 भरपूर लाभ। हाँ, चौथे भाई ने जो कहा वह सही है। ये कुछ ऐसा था जिसे करने के लिए हम सभी ने कड़ी मेहनत की। तो आइए चौथे भाई के विचार का पालन करें और राक्षस कोर को विभाजित करें। इसका आधा हिस्सा चौथे भाई और उसके दूसरे दोस्त को यहाँ दिया जाएगा। बाकी आधा हम चारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। चांग यानहू हंसा। वह और जियान चेन सगे भाई थे, भले ही उनकी माँ अलग अलग थी, लेकिन इससे उनके बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उसके साथ कंजूसी नहीं करेगा। चांग यानहू द्वारा उनके लिए निर्णय लेने के साथ अन्य 3 छात्र और अधिक मना नहीं कर सके और राक्षस कोर को उत्साहपूर्वक ले लिया। इसे विभाजित करने के बाद चारों में से प्रत्येक को कम से कम 1 दर्जन मिल गए थे, जिससे उन्हें थोड़ी सी भी उत्तेजना नहीं हुई। इस राशि के साथ ये पिछले कुछ दिनों के बाद उन्हें स्वयं प्राप्त हुई राशि से अधिक थी। इस घटना के बाद किसी की भी वहीं रुकने की कोई योजना नहीं थी और अपना स्थान बदलने के बाद उन्होंने कुछ मांस भूनने के लिए एक नई आग जलाना शुरू कर दिया। 6 लोग आग के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गए और चांग यानहू ने हंसते हुए कहा, चौथे भाई, मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूं। ये 3 मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, ओज, एओबा और डेरियन। उन्होंने तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, चौथा भाई, ओज और एओबा एक जैसे जुड़वां बच्चे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जब वे अपने चेहरे का मैल धुल लेंगे तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन है। जियान चेन मुस्कुराए और एक एक करके तीनों का अभिवादन किया। कुछ देर बातें करने के बाद वे एक दूसरे से इतने परिचित होने लगे थे कि उन्हें टाइटा का नाम भी पता चल गया था। अचानक चांग यानहू का चेहरा शांत हो गया और उसने पूछा, चौथे भाई, मुझे याद है कि जंगल में जाने से पहले आपकी ताकत अभी तक संत स्तर पर नहीं थी। तो ऐसा क्यों है कि आप तीसरे क्षेत्र में हैं? और अब इतने मजबूत होने के कारण आप मध्य क्रम के विन सेंट लुओ जियान को भी हराने में सक्षम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन 3 दिनों में तुम जंगल में थे, तुम जंगल में घुस गए? चांग यानहू के 3 दोस्तों ने इस प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दिया। चांग यानहू का सवाल सुनने के बाद डेरियन और जुड़वा दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने अपना ध्यान जियान चेन की ओर स्थानांतरित कर दिया। जियान चेन ने लुओ जियान को हराया, उन तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि उन्होंने लंबे समय से यह अफवाहें सुनी थी कि वह पूरी अकादमी में फैल रहा था कि वह मजबूत था, लेकिन अफवाहों ने उसकी ताकत को इस हद तक बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। जियान चेन हंसे और अपनी लोहे की छड़ी चांग यानहू की ओर बढ़ाई। बड़े भाई, देखो, अगर मैं संत होता तो क्या मैं अब भी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करता? चांग यानहू ने लोहे की छड़ को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन यह वैसा ही दिख रहा था। उसने जियान चेन के हाथों में खून से सनी लोहे की छड़ को पहले ही पहचान लिया था और यह अभी भी एक सामान्य जंग लगी टूटी हुई लोहे की छड़ थी। वाह! चांग यानहू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह मौन सदमे की स्थिति में था, क्योंकि उसने 10 लाख वर्षों में कभी नहीं सोचा होगा कि जियान चेन केवल एक जंग लगी लोहे की छड़ का उपयोग करके लुओ जियान को हराने में सक्षम होगा। और अगर यह उसकी अपनी आंखों के सामने नहीं हुआ तो उसने अगर उसे पीट पीट कर मार डाला जाता तो भी उसे विश्वास नहीं होता। उसी समय डेरियन और जुड़वां बच्चों की नजर चांग यानहू के हाथों में लोहे की छड़ पर पड़ी। वे तीनों अविश्वास में थे और फिर जियान चेन की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव देखकर जियान चेन हंसे और कहा, मेरी और टाइटा की संयुक्त शक्तियों के साथ दूसरे क्षेत्र में हमारे लिए कोई जादुई जानवर नहीं था, इसलिए हमने तीसरे क्षेत्र में जाने का फैसला किया। क्षेत्र। ये सुनकर चांग यानहू और अन्य 3 को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरा क्षेत्र कक्षा 1 के जादुई जानवरों से भरा हुआ था। हालांकि वे कमजोर थे और उनकी आक्रमण शक्ति कम थी, यहां तक कि औसत संत के लिए भी जंगल में जीवित रहना एक कठिन काम था, और जियान चेन अभी भी स्पष्ट रूप से एक संत नहीं था। ये कहने के लिए कि दूसरा क्षेत्र अब कोई चुनौती नहीं है, यहां तक कि चांग यानहू और उसके दोस्त भी जियान चेन की बेतुकी ताकत को कोसेंगे। थोड़ी देर के बाद चांग यानहू और उसके दोस्तों को आखिरकार होश आ गया। चांग यानहू ने पूछना जारी रखा, चौथे भाई, आप अभी तक संत भी नहीं हैं और आप पहले से ही इतने अद्भुत हैं। जब वह दिन आएगा और आप संत बन जाएंगे तो मैं वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकता कि आप कितने मजबूत हो जाएंगे। चांग यानहू ने विस्मय से अपना सिर हिलाया।
ठीक है चौथे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब संत बनोगे? अपने आप से और अधिक बुदबुदाते हुए, मैं इस समय 10वीं परत के शिखर पर हूं। इस वन अभ्यास के बाद मैं एक संत बनने का लक्ष्य रखूंगा। चांग यांगहू ने जियान चेन की ओर देखते हुए आश्चर्य और सदमे में हवा में सांस छोड़ी। चौथे भाई, आप शब्दों में बताने के लिए बहुत अद्भुत हैं। कुछ महीने पहले भी आप कारगत अकादमी में एक नए छात्र थे जो केवल 8वीं कक्षा में था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कम समय में 10वीं परत के शिखर पर पहुंच जाओगे। ये सुनकर डैरियन और जुड़वां बच्चों को विश्वास नहीं हुआ और जियान चेन के बारे में उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। जियान चेन ने जो ताकत दिखाई थी वह हास्यास्पद थी, उसकी खेती की गति तेज थी और अकल्पनीय की सीमा तक पहुंच सकती थी। जियान चेन निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस समय चांग यांगहू के 3 दोस्त तुरंत एक निर्णय पर पहुंचे कि भविष्य में उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और उसे अपमानित करने से बचना होगा। जियान चेन ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने देखा है कि तीसरे क्षेत्र के भीतर कई लोग दूसरों से राक्षस कोर चुराने का सहारा ले रहे हैं। ये कैसे हो गया? चांग यांगहू ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इसे किसने शुरू किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूसरे दिन के दौरान किसी ने इस तथ्य पर भरोसा करते हुए राक्षस कोर चुराना शुरू कर दिया कि उसके पीछे भारी संख्या में लोग थे। इस खबर के फैलने के बाद तीसरे क्षेत्र में सभी ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और कोर को लूटने के लिए समूह बनाए। आखिरकार कक्षा 2 के जादुई जानवर कक्षा 1 के जादुई जानवरों की तुलना में दुर्लभ हैं और उन्हें मारना और भी कठिन है। एक जानवर को मारने से आपको केवल एक ही मिलेगा, लेकिन दूसरे से चोरी करना शिकार करने की तुलना में बहुत आसान है और अच्छी किस्मत के साथ किसी को बहुत सारे कोर भी मिलेंगे। तो अब तक सभी छात्रों ने तीसरे क्षेत्र में एक दूसरे से चोरी करना शुरू कर दिया। कई लोगों की मेहनत से कमाई गई राक्षसी कार उनसे तब चुरा ली गई जब वे अकेले थे या संख्या में कम थे। जो लोग घायल हुए थे उन्होंने जल्दी छोड़ने का फैसला किया, जिससे क्षेत्र में संख्या काफी कम हो गई। गुप्त रूप से छुपे हुए शिक्षक इस बात की परवाह क्यों नहीं करते कि क्या हो रहा है? टाइटा ने पूछा। जब तक ये जीवन को खतरे में डालने वाली चोट या जीवन या मृत्यु के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, तब तक छिपे हुए शिक्षक दिखाई नहीं देंगे। आखिरकार हम जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में क्यों हैं? इसका कारण यह है कि हम खुद को संयमित कर सकें। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि हमें इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि लूटे जाने पर हम कैसे एकजुट हो सकते हैं। इस तरह की चीजें तियान युआन महाद्वीप में अक्सर होती रहती हैं। वे हमें जल्द से जल्द इसका अनुभव करा रहे हैं, जुड़वां बच्चों ने कहा। टाइटा को अचानक एहसास हुआ। जियान चेन ने अपने बड़े भाई और उसके दोस्तों की ओर देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। चूंकि अन्य लोगों में हमारे राक्षसी अंगों को लूटने का दुस्साहस है, तो हम पहले उन्हें क्यों नहीं लूट सकते? क्या आप लोग इस पर मेरे साथ हैं? जियान चेन को सुनते ही समूह की आंखें चमक उठी। ठीक है, हम ये करेंगे। चांग यांग जियांग तियान, हम आपका अनुसरण करेंगे। डैरियन ने कहा कि जब वह खड़ा हुआ और जियान चेन को देखा, तो उसकी आवाज में वीरता की भावना झलक रही थी। बुरा नहीं, पहले हमारी ताकत में कमी थी और हम केवल आंख मूंद कर भाग सकते थे। लेकिन अब जब जियान चेन यहाँ है, भले ही हम एक मध्यम दर्जे के संत से मिले, जीत असंभव नहीं है। चूंकि यह आखिरी रात है, आइए इसमें कुछ मजा करें। आओबा और ओज हंसे। ठीक है चौथे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बात सुनेगा, चांग यांगहू ने खुशी से कहा। टाइटा की कोई राय नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ समय के लिए बिना किसी सवाल के जियान चेन का अनुसरण करने का फैसला किया था। जब सभी ने भरपेट खाना खा लिया और अपनी योजनाओं पर चर्चा की, तो उन्होंने फैसला किया कि जुड़वा बच्चों को आसपास लक्ष्य की तलाश करने दी जाए, जबकि बाकी लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जुड़वा बच्चे जल्द ही वापस आए और बताया कि उन्होंने पास में 5 लोगों के एक समूह को देखा। जियान चेन ने तुरंत उन जुड़वा बच्चों का पीछा किया जहां उन्होंने उन्हें देखने की सूचना दी थी। जब जियान चेन का समूह उस स्थान पर पहुंचा, तो 5 लोग खुद को आराम करने के लिए तैयार कर रहे थे और जियान चेन के अचानक हमले से बिना तैयारी के पकड़े गए। चूंकि समूह केवल प्राथमिक संत स्तर पर था, वे जियान चेन और उसके समूह से जल्दी ही हार गए।
हालांकि उनके पास इतने राक्षस कोर नहीं थे, केवल लगभग 20 या उसके आसपास ही थे। राक्षसों के कोर लेने के बाद उन्होंने उन्हें परेशान करना जारी नहीं रखा और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया। पूरी रात जियान चेन और अन्य लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने अधिक लक्ष्यों की तलाश में जंगल के चारों ओर देखा। अब तक तीसरे क्षेत्र में ज्यादा लोग नहीं थे, और जब से उसने अपनी खोज शुरू की थी, उसे केवल 3 अलग अलग समूह मिले थे। लेकिन उसे और दूसरों को जो मनोरंजक लगा वह ये था कि आधी रात में जियान चेन का समूह एक अन्य समूह के पास आया था, जिसका विचार भी उनके जैसा ही था, और इसलिए उन्होंने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया था। दोनों पक्षों में 6-6 लोग थे, और दूसरे समूह में 2 मध्य संत भी थे जिनकी ताकत काफी मजबूत मानी जा सकती थी। हालांकि वे दोनों जियान चेन और टाई टा के सामने फंस गए। अंत में जियान चेन अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजयी हुआ और पुरस्कार के रूप में 150 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समूह ने बहुत से लोगों की राक्षसी आत्माएं छीन ली थीं। तीसरी लड़ाई के बाद जियान चेन को छोड़कर बाकी सभी लोग थक गए थे और अब और लड़ना जारी नहीं रख सकते थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने छिपने और सोने के लिए एक गुप्त जगह की तलाश में बाकी रात बिताए। हालांकि जियान चेन और टाई ता जारी रखना चाहते थे, अन्य 4 किसी भी स्थिति में नहीं थे, और उन दोनों को पीछे रहकर किसी भी आश्चर्यजनक हमले से बचाने की जरूरत थी। बिना कहे जियान चेन और समूह को जबरदस्त फसल मिली थी। पहले समूह को उनके 20 राक्षस कोर के साथ छोड़कर अन्य 2 समूहों में क्रमशः 70 कोर और 150 कोर थे। तो कुल मिलाकर अब उनके पास 260 कोर थे। इतने सारे मॉन्स्टर कोर देखकर जियान चेन को संदेह होने लगा था कि यह पहले से ही तीसरे क्षेत्र में क्लास 2 मॉन्स्टर कोर की कुल मात्रा का आधा था। रात शांति से कट गई और समूह जंगल के बाहर की ओर यात्रा करने लगा। कुछ हर्बल दवा से चांग्यांग हु और अन्य लोगों के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। जब वे पहली बार जंगल में दाखिल हुए थे तो स्कूल प्रशासन ने पहले से ही उनके स्पेस बेल्ट के अंदर ये दवाएं तैयार कर ली थीं। इस समय चांग्यांग हु और उसके सभी दोस्तों ने अच्छी तरह से बनाई गई भेड़िया खालें पहन रखी थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई चोट ही नहीं आई हो। भेड़ियों की खालें वही थीं जिन्हें जियान चेन और टाई टा ने भेड़ियों के उस झुंड को मारते समय बनाया था। उन्होंने उनमें से काफी बड़ी मात्रा में एकत्र कर लिया था। अध्याय 47 अकादमी में वापसी। 6 लोगों का समूह जंगल के किनारे की ओर चला गया। अब उन्होंने अपने 3 दिन पूरे कर लिए थे। यदि वे बाहर तक पहुंचने तक राक्षस कोर की रक्षा कर सकते हैं तो वे कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होंगे। और चूंकि अकादमी कोर नहीं लेगी, वे इसे अपने लिए उपयोग करने में सक्षम होंगे। सड़क पर यात्रा करते हुए जियान चेन और बाकी लोग बहुत सतर्क थे। यह महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि किसी भी समय उन पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। जियान चेन और टाई ता अभी भी जीवन से भरपूर थे, लेकिन चांग्यांग हु और अन्य लोग अच्छी स्थिति में नहीं थे। यदि उन पर किसी अन्य मजबूत समूह द्वारा हमला किया जाता तो एक भयंकर युद्ध टाला नहीं जा सकता था, जिसे जियान चेन टालना चाहता था। जियान चेन अपने पीछे टाई टा के साथ सड़क पर चला, जबकि बाकी लोग एक सीधी रेखा में चलते हुए जंगल के उस हिस्से तक पहुंचे जहां जंगल की सफेद करामात बाहर की ओर फैल रही थी। तीसरे दिन की समाप्ति के साथ जादू अचानक उन छात्रों की मदद करने के लिए बदल गया जो खो गए थे और उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद कर रहे थे। जब जियान चेन अपने आसपास की जांच कर रहा था तो उसकी आत्मा उसके चारों ओर घूम रही थी। तीसरा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र जितना शांत नहीं था। उन्हें न केवल जादुई जानवरों से अपनी रक्षा करनी थी, बल्कि उन्हें अन्य छात्रों से भी अपनी रक्षा करनी थी। अन्य छात्र सही समय आने का इंतजार कर रहे थे, तो उसके कारण जो प्रवेश द्वार के जितना करीब पहुंचता वो उतना ही अधिक खतरनाक होता जाता। आखिरकार जादू छात्रों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपने आप में एक छेद दिखा रहा था, इसलिए उनमें से कई जंगल छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और खुद को उन अन्य छात्रों के लिए एक खुला लक्ष्य बना रहे थे जो उन पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ घंटे बीत गए। जियान चेन और टाई टा तीसरे क्षेत्र से बाहर निकलने के करीब और करीब आ रहे थे। पूरी यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही, हालांकि नियमित अंतराल पर उनका सामना एक जादुई जानवर के शव से होता था।
कभी कभी एक ही स्थान पर 2-3 जादुई जानवरों की लाशें भी पड़ी होती थीं। कुछ घंटों की भागदौड़ के बाद जियान चेन के लोगों का समूह अंततः तीसरे क्षेत्र के निकास के बाहर पहुंच गया। वे आसानी से गुजर गए और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इस समय हर कोई राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे सभी समझ गए कि उनके राक्षस कोर सुरक्षित थे, क्योंकि तीसरे क्षेत्र को छोड़ने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने आवश्यक 2 राक्षस कोर एकत्र किए थे या नहीं, उनका कार्य पूरा हो गया था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके राक्षसी अंगों को चुराने की हिम्मत कर सके। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि यात्रा इतनी शांतिपूर्ण होगी। ये वास्तव में मेरी उम्मीदों के विपरीत था। चांग यांगहू खुशी से मुस्कुराया, उसके स्वर में उत्साह का संकेत भी था। एओबा ने भी खुशी से कहा, ये सही है, और यहाँ मैंने सोचा था कि हम कुछ आश्चर्यजनक हमलों का शिकार हो जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि रास्ता इतना शांत होगा। ये वास्तव में सभी उम्मीदों के विपरीत है। डेरियन ने अपने स्पेस बेल्ट को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तीसरे क्षेत्र में राक्षस कोर चुराने वाले लोग चोटों से पीड़ित थे और उनमें सड़क पर दूसरों से चोरी करने की ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा अधिकांश लोगों की मानसिकता शायद हमारे जैसी ही है, वे केवल आत्मरक्षा पर जोर देते हैं। जब तक हम सुरक्षित रूप से तीसरे क्षेत्र को छोड़ देते हैं, हम संतुष्ट रहेंगे। हम में से किसी को भी राक्षस कोर चुराने के विचार में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये सही है। आपने जो कहा वह समझ में आता है। टाइटा ने सहमति में सिर हिलाया। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जरूरी नहीं कि स्थिति वैसी हो जैसा आप सोचते हैं। दरअसल पूरी यात्रा के दौरान रास्ते में अभी भी कुछ लोग छुपे हुए स्थानों पर हम पर घात लगाने के लिए तैयार बैठे थे। आप लोगों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अंधेरे में छिपे हुए थे, उन्होंने शायद देखा होगा कि हमारे पास बड़ी संख्या में लोग हैं, या उनमें हमारी ताकत को पहचानने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे ये निर्धारित नहीं कर सके कि क्या वे हमें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी ओर कोई हलचल नहीं की। अन्यथा हमारे पास तीसरा क्षेत्र सुरक्षित छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर सभी लोगों के हाव भाव बदल गए। चांग यांगहू ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, यह अच्छी बात है कि चौथे भाई ने यह सुनिश्चित किया कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अन्यथा अगर लोगों को पता होता कि हम चारों घायल हो गए हैं, तो मुझे डर है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं होते। ये सुनकर आओबा और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और जियान चेन की ओर सम्मान से भरी निगाहों से देखा। ठीक है, हमें जल्दी करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। हमारे अकादमी वापस लौटने के बाद आप लोगों को अपने घावों की उचित देखभाल करनी होगी। 6 लोगों का समूह एक क्षेत्र की ओर चलता रहा। जैसे जैसे वे बाहर निकलने के करीब पहुंचे, पास की अकादमी धीरे धीरे उनकी दृष्टि की रेखा में प्रवेश कर गई। हालांकि निश्चित रूप से ऐसे कई लोग थे जो इस कार्य को सहन करने में असमर्थ थे और उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया था। कम से कम 1000 लोग एक साथ जंगल में प्रवेश कर चुके थे। भले ही आधे से अधिक लोगों ने हार मान ली हो, फिर भी कम से कम कुछ सैकड़ों लोग शेष थे। हालांकि विशाल जंगल में फैले हुए सैकड़ों लोग शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए ऐसे अन्य लोगों से मिलना दुर्लभ था जिन्होंने जंगल में रहने का फैसला किया था। जियान चेन की नज़र उसके आसपास के लोगों पर पड़ी जो इसी तरह एक क्षेत्र से अकादमी की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि अधिकांश पुरुषों के धड़ नग्न थे और वे घावों से ढके हुए थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के सभी लोग दयनीय स्थिति में थे। उनके नग्न धड़ गंदगी से ढके हुए थे और उनके चेहरे गंदगी से ढके होने के कारण पहचाने नहीं जा सकते थे। केवल कुछ महिलाएं ही अभी भी अकादमी की वर्दी पहनती थीं। हालांकि हर एक वर्दी बहुत गंदी हो गई थी और पूरे कपड़ों पर आंसू थे। यहां तक कि एक भिखारी के कपड़े भी उनसे बेहतर थे। इसके अलावा वे उन हिस्सों को ढकने के लिए चौड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करते थे जो उनके कपड़ों में नहीं थे, जिससे वे बेहद खराब आकृतियों की तरह दिखते थे। सभी लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पैर में गंभीर चोटें थीं, जिससे वे चलने में असमर्थ हो गए थे। पूरे रास्ते में उनके साथी उनका साथ दे रहे थे और एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए जंगल के बाहर पहुंच रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आसपास कोई जादुई जानवर नहीं था। ये पहले से भी अधिक सुरक्षित था।
इसके तुरंत बाद जियान चेन के समूह ने एक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आकाश में जादू की और इशारा की गई दिशा का पालन किया और वे अंततः जंगल से बाहर निकल गए। बाहर वाइस हेडमास्टर चांग बायन सफेद चांगपा पहने हुए अपनी पीठ सीधी किए हुए खड़े थे। उनके पीछे कुछ अध्यापक उदासीन भाव से खड़े थे। उनके पीछे लगभग 1000 कारगत अकादमी के छात्रों का एक बड़ा समूह था। वे 2 समूहों में विभाजित हो गए। दाहिनी ओर के समूह में दूसरे समूह की तुलना में कई गुना अधिक लोग थे। उनमें से कुछ लोगों ने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी जो गंदी थी, लेकिन बहुत कम आंसू थे। कुल मिलाकर वे उत्कृष्ट और क्षतिरहित स्थिति में लग रहे थे। लोगों का दूसरा समूह अधिक कठिन स्थिति में लग रहा था। उनकी सभी वर्दियां फटी हुई थीं और उन पर काफी खून के धब्बे भी थे। उनके कपड़ों पर कई चीरों के नीचे ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उनके शरीर पर कई निशान थे। वाम समूह में केवल 200 के आसपास लोग थे। वे सभी दयनीय स्थिति में थे। वहां अधिकांश लोग छाल या जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे और बहुत से लोग ऐसे थे जिनके धड़ नग्न थे। हालांकि जंगल से बाहर निकले सभी लोगों को एक शिक्षक द्वारा बाईं ओर के समूह में शामिल होने के लिए संगठित किया गया था। बाद में जियान चेन का समूह घास पर चुपचाप इंतजार में बैठ गया। अब तक उसे यह समझ में आ चुका था कि बाएं समूह में सभी लोग वही थे जो पूरे 3 दिन तक जंगल में रहे थे और आज ही जंगल से निकले थे। दूसरी ओर सही समूह में वे सभी लोग थे जो 3 दिन पूरे होने से पहले भाग गए थे। अकादमी के नियमों के अनुसार भले ही उन्होंने 2 राक्षस कोर प्राप्त करने की आवश्यकता पूरी की हो या नहीं, फिर भी वे अपने कार्यों में विफल रहे थे। जैसे ही उसने अपनी निगाहें एक घेरे में घुमाई, जियान चेन को पता चला कि जिस समूह में वह था उसमें से कई लोगों के चेहरे पर उदासी भरे भाव थे। कुछ अन्य लोग भी थे जो कुछ लोगों को गहरी घृणा की दृष्टि से देखते थे, ऐसे देखते थे जैसे वे अपनी आंखों से आग की लपटें निकाल देंगे। उस पल जियान चेन को कुछ महसूस हुआ। वह अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा और गंदे चेहरे वाले और जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए 2 लोगों को समान पोशाक में एक छात्र का समर्थन करते हुए देखा। दोनों इस समय जियान चेन को जहरीली नफरत से घूर रहे थे, मानो अपनी नजरों से ही उसे जलाकर खा रहे हों। एक मजबूत हत्या का इरादा। जियान चेन ने लोगों की बारीकी से जांच करने के बाद उसके मुंह से व्यंग्य का संकेत निकला। उसने पहले ही पहचान लिया कि वह व्यक्ति वास्तव में लुओ जियान था। हालांकि जियान चेन को पता था कि पिछली रात जो हुआ उसके बाद उसने निश्चित रूप से लुओ जियान के साथ अन्याय किया था, जियान चेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ताकत के मामले में वह लुओ जियान से बिल्कुल भी कम नहीं था। एक बार जब वह एक संत हथियार को संगठित करने और संत बनने में सक्षम हो गया, तो लुओ जियान अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, हालांकि जियान चेन चांगयान कबीले की ताकत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। लुओ जियान फॉरबिडन सिटी में एक प्रमुख शक्तिशाली कबीले के नेता का बेटा था, लेकिन जियान चेन की राय में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे लुओ कबीले इतने मामूली मामले पर उसे परेशान कर सकें। आखिरकार लुओ जियान केवल उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण जियान चेन द्वारा घायल हो गया था जिसमें अकादमी ने उन्हें भेजा था। इसके अलावा उस समय की स्थिति इसलिए थी क्योंकि लुओ जियान ने सबसे पहले अपने बड़े भाई के समूह पर हमला किया था। बाद में एक बार जब सभी लोग जंगल से बाहर चले गए तो जियान चेन का समूह पहले ही 300-400 लोगों तक बढ़ चुका था। इस समय उप प्रधानाध्यापक चांग बायन भीड़ के सामने चले आए। उन्होंने चारों ओर उन व्यक्तियों के समूह को देखा जो स्पष्ट रूप से कठिन परिस्थितियों से पीड़ित थे। वह मुस्कुराया और जोर से कहा, बहुत अच्छा। जैसी कि आशा थी, आप में से किसी ने भी मुझे निराश नहीं किया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जादुई जानवरों का शिकार करने और 3 दिनों तक जंगल में रहने के इस आयोजन में पिछली सभी बार की तुलना में इस बार अधिक लोग शामिल होंगे। अब मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी वर्तमान संरचना को बनाए रखे और अकादमी की ओर वापस चलना शुरू करे। बाद में पूरे 2 समूहों ने अपनी सटीक संरचना बनाए रखी और तेजी से अकादमी की ओर आगे बढ़े। यात्रा के बीच में जब उन्हें एक छोटी नदी का सामना करना पड़ा तो सभी ने अपना चेहरा धोने के लिए रुकना शुरू कर दिया और फिर आगे बढ़ गए।
जल्द ही छात्रों का समूह अकादमी की ओर बढ़ने लगा और दूर से उन्होंने देखा कि खेल मैदान के केंद्र में एक लंबा मंच बनाया गया था। लोगों का समूह मंच के सामने रुक गया और उप प्रधानाध्यापक चांग बायन साथ ही कुछ शिक्षक उसके पास चले गए। वाइस हेडमास्टर सीधे और प्रभावशाली तरीके से चेयरपर्सन के स्थान पर बैठ गए और शांति से कहा, हर 3 साल में एक बार होने वाली जादुई जानवर शिकार प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। अकादमी के नियमों के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद अब हम पुरस्कार वितरित करेंगे। मैं अब उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो पूरे 3 दिनों तक जंगल में रहे थे और एक साथ आगे बढ़ने के लिए 2 राक्षस कोर इकट्ठा किए थे। जैसे ही उप प्रधानाध्यापक ने बोलना समाप्त किया, लगभग 100 लोग तुरंत भीड़ से बाहर चले गए। अब मैं सबसे पहले क्लास 1 मॉन्स्टर कोर की गिनती करूंगा। जिन छात्रों ने कक्षा 1 के जादुई जानवरों का शिकार किया है, कृपया अपने पास मौजूद राक्षस कोर की संख्या गिनने के लिए मंच पर आएं। वाइस हेडमास्टर ने जारी रखा। इसके बाद जियान चेन और टाइटा सहित कक्षा 1 के जादुई जानवरों को मारने वाले सभी छात्र मंच पर चले गए। वहां एक शिक्षक खड़ा था जिसे विशेष रूप से छात्रों द्वारा अर्जित राक्षस कोर की संख्या को गिनने और रिकॉर्ड करने के लिए नियुक्त किया गया था। अध्याय 48 म्यू तियान। 100 या उससे अधिक लोगों में से उनमें से अधिकांश संत स्तर से नीचे थे और उन्होंने दूसरे क्षेत्र में कार्यक्रम का प्रदर्शन किया था। जब कक्षा 1 के मॉन्स्टर कोर वाले छात्र ऊपर आए तो केवल 30 से कुछ अधिक लोग बचे थे। इससे वे छात्र हैरान हो गए जिन्हें तीसरे क्षेत्र की स्थितियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि तीसरे क्षेत्र में कक्षा 2 के जादुई जानवर थे, लेकिन उन सभी की आक्रमण शक्तियां कम थीं। एक संत के लिए जो एक संत हथियार को संघनित कर सकता है, हालांकि उसके लिए जादुई जानवर के खिलाफ अकेले लड़ना संभव नहीं हो सकता है। जब तक कि कुछ लोग एक साथ काम करते हैं, तीसरे क्षेत्र के भीतर जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए करने के लिए। ये निश्चित रूप से उस छात्र की तुलना में आसान होना चाहिए जो कक्षा 1 के जादुई जानवर को मारकर अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा है। आखिरकार संतों के पास जो हथियार थे वे बेहद शक्तिशाली थे और उन अन्य सामान्य हथियारों से कहीं बेहतर थे। तार्किक रूप से तीसरे क्षेत्र में छात्रों द्वारा अपना कार्य पूरा करने की संभावना निश्चित रूप से दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस आयोजन का ऐसा नतीजा निकलेगा। तीसरे क्षेत्र में केवल 30 या उससे अधिक छात्रों ने अपना कार्य पूरा किया था। ये दूसरे क्षेत्र में समाप्त हुए लोगों की तुलना में बहुत कम था। जब पहला छात्र राक्षस कोर का निरीक्षण करते हुए शिक्षक के सामने आया, तो वह सीधे अपने स्पेस बेल्ट में पहुंचा और हल्के से अपने सभी राक्षस कोर को मेज पर रख दिया। इस छात्र ने कुल मिलाकर केवल 3 राक्षस कोर निकाले। कक्षा 1 के 3 मॉन्स्टर कोर को सहजता से देखते हुए मॉन्स्टर कोर के निरीक्षण के प्रभारी लगभग 50 वर्षीय शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, हम बुरा नहीं है। आप उत्तीर्ण होने के योग्य हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शिक्षक, मेरा नाम चेंग यू फैंग है। जिस युवक का निरीक्षण किया जा रहा था उसने उत्साह से कहा। बुरा नहीं, 2 शब्दों ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि शिक्षक उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शिक्षक द्वारा प्रशंसा पाना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। शिक्षक ने अपनी कलम उठाए और कागज के एक टुकड़े पर जानकारी दर्ज की, फिर कहा, जाओ अपना स्पेस बेल्ट अकादमी में वापस कर दो। अपने राक्षस कोर ले लो। साथ ही यह एक बैज है जो आपकी महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। शिक्षक ने मेज के नीचे से एक बैज निकाला और छात्र को दे दिया। छात्र खुशी खुशी सहमत हो गया। उसने सावधानीपूर्वक और कोमलता से बैज लिया और फिर वह अत्यंत प्रसन्नचित होकर मंच से चला गया। अगला बाद में छात्र एक के बाद एक आगे बढ़े और मूल्यांकन के लिए अपने राक्षस कोर को शिक्षक को सौंप दिया और उसी समय उन्हें रिकॉर्ड किया गया। प्रक्रिया काफी तेज थी और पलक झपकते ही दर्जनों लोग वहां से गुजर चुके थे। उनमें से अब तक राक्षस कोर की सबसे कम संख्या 2 थी और सबसे बड़ी संख्या 8 थी, जिसने मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग को एक पल के लिए चौंका दिया था। इस समय असामान्य स्वभाव वाला एक सुंदर युवक अपने राक्षसी अंगों का निरीक्षण करने के लिए आया। युवक के माथे पर एक छोटा सा निशान था और यह संभवतः जंगल से हाल ही में आया घाव था, क्योंकि निशान पर अभी भी खून का निशान था।
युवक शांति से बुजुर्ग के पास गया और चुपचाप अपना स्पेस बेल्ट उतार दिया। फिर उसने राक्षसों के टुकड़ों को निकालना शुरू किया और उन्हें एक एक करके मेज पर रख दिया। जैसे ही वह उन्हें हटा रहा था, टेबल जल्द ही 6 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर से भर गई। फिर भी उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह इत्मीनान से अपने स्पेस बेल्ट से एक के बाद एक राक्षस कोर को बाहर खींचता रहा। उसकी हरकतें बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थीं और उसके चेहरे पर भाव उदासीन थे, जिससे यह आभास हो रहा था कि वह बहुत दृढ़ व्यक्ति था। जब युवक ने पहली बार 6 राक्षस कोर निकाले तो निरीक्षण करने वाला शिक्षक अंततः अपने होश में लौट आया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आ गई और उसने युवक की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखते हुए हल्के से सिर हिलाया। जल्द ही युवक ने पहले ही 10 राक्षस कोर को बाहर निकाल लिया था। इस समय राक्षस कोर का निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। युवक की ओर उसकी दृष्टि अब प्रशंसा की नहीं बल्कि आश्चर्य की थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा था, 10 कक्षा 1 के जादुई जानवरों को मारने और राक्षस कोर को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। इसके अलावा युवक ने अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे उपस्थित सभी लोगों को ये संकेत मिला कि उसने अभी भी अपने स्पेस बेल्ट से सभी राक्षस कोर को हटाना समाप्त नहीं किया है। ये युवक होने के कारण कतार में खड़े छात्र पहले से ही उसे इतने सारे राक्षसी कोर को बाहर निकालते हुए देखकर अवाक रह गए थे। उन्होंने सोचा कि केवल 2-3 राक्षस कोर को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने जंगल में कितनी ऊर्जा खर्च की थी। उनके लिए ये पहले से ही काफी आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। उनमें से कईयों को तो इस बात पर काफी गर्व भी महसूस हुआ था। फिर भी उनमें से युवाओं ने एक ही सांस में पिछले 3 दिनों की तुलना में कई गुना अधिक राक्षसी कोर बाहर खींच ली थी। वे कैसे चौंके नहीं होंगे। क्लास 1 के जादुई जानवरों के खिलाफ कई बार लड़ने के बाद उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ कि सेंट स्तर तक पहुंचे बिना इतनी मोटी त्वचा वाले क्लास 1 के जादुई जानवरों को मारने के लिए लोहे के हथियार का उपयोग करना बेहद मुश्किल था। युवक ने दर्शकों की भाव भंगिमाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो। उसकी हरकतें अभी भी नहीं रुकी थीं और उसने बिना रुके एक के बाद एक अपने स्पेस बेल्ट से राक्षस कोर को बाहर निकालना जारी रखा। जल्द ही मेज पर पहले से ही 15 राक्षसी कोर ढेर हो गए थे। फिर भी युवाओं ने रुकने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। वह अब भी पहले की तरह ही जल्दबाजी में था और उसने बहुत शांति से अपने स्पेस बेल्ट से और अधिक राक्षस कोर निकालना जारी रखा। इस समय मंच पर मौजूद सभी शिक्षक आश्चर्य और अविश्वास से युवक की ओर देख रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक संत नहीं है, 3 दिनों के भीतर 10 से अधिक जादुई जानवरों को मारना शायद संभव होता अगर वह 5-6 लोगों के साथ मिलकर काम करता, लेकिन अकेले 3 दिनों में इतने सारे जादुई जानवरों का शिकार करना वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे शिक्षकों ने महसूस किया। यह असंभव था जब तक कि वे सभी जादुई जानवर गंभीर रूप से घायल न हो जाएं। मंच के शीर्ष पर बैठे उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम म्यू तियान लगता है। उन्होंने पिछले साल ही अकादमी में प्रवेश किया था। केवल 1 वर्ष के बाद वह 8वीं सेंट फोर्स परत से 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया। ये स्पीड काफी अच्छी है। कहा जाता है कि उसने एक संत पर भी हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि वह अंततः असफल हो गया। ये स्वीकार करना होगा कि म्यू कबीले ने वास्तव में इस बार एक अच्छा युवा उत्तराधिकारी भेजा था। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन थोड़ा रुके, फिर अपनी नजरें पंक्ति में खड़े चांग्यांग जियांग तियान और टाई टा की ओर घुमाई और बुदबुदाया, मैं वास्तव में चांग्यांग जियांग तियान और टाई टा की फसल की आशा करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि वे दोनों वास्तव में आखिरी दिन कक्षा 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए तीसरे क्षेत्र में भागे थे। उनकी शक्तियां स्पष्ट रूप से अभी तक संत स्तर पर नहीं हैं। हेवंस क्लास 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए लोहे के हथियारों पर निर्भर रहना, ये वास्तव में बहुत अथाह है। यदि मैंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित कक्षा 2 के जादुई जानवर को मारते हुए नहीं देखा होता, तो मैं यह विश्वास करने का साहस नहीं कर पाता कि ऐसी स्थिति सच थी। ऐसा लगता है कि न केवल हेडमास्टर ने एक अच्छे प्रशिक्षु को स्वीकार कर लिया, बल्कि लो सिटी का चांग्यांग कबीला जो इतने लंबे समय से चुप है, निकट भविष्य में चांग्यांग जियांग तियान के कारण जल्द ही अपने पूर्व गौरव पर लौट आएगा।
जब युवक ने 23 क्लास एक मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाला तभी वह अंततः रुका। उसने शांति से निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग को नोट्स लेते हुए देखा और कहा, शिक्षक, ये वे राक्षसी कोर हैं जिन्हें मैंने पुनः प्राप्त किया है। निरीक्षण के वरिष्ठ प्रभारी ने 23 राक्षस कोर पर एक नजर डाली और एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने भावनाओं से भरी चमकीली आंखों से युवक की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मू तियान। युवक ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। बुजुर्ग की नजर धीरे धीरे और अधिक गंभीर हो गई और उसने पूछना जारी रखा, म्यू तियान, क्या तुमने इन राक्षसी कोर को खुद से हासिल किया था या आपने उनके लिए दूसरों के साथ मिलकर काम किया था? म्यू तियान की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसे बहुत पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होगा। शिक्षक, ये राक्षसी कोर अकेले मेरी कड़ी मेहनत से प्राप्त हुए हैं। ये सुनकर बुजुर्ग के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने प्रशंसा से परे भाव के साथ मू तियान को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया, अच्छा 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 म्यू तियान, ठीक है, बहुत अच्छा। आपके परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। बुजुर्ग ने यह नहीं पूछा कि म्यू तियान ने 23 राक्षस कोर कैसे प्राप्त किए, वह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि ये राक्षसी कोर अकेले म्यू तियान की कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। आखिरकार तियान युआन महाद्वीप में ताकत ही हर चीज का प्रतिनिधित्व करती थी। जब तक कोई अंतिम विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी तरह के बेईमान तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। बुजुर्ग की प्रशंसा के शब्द सुनकर म्यू तियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस पल में बुजुर्ग ने लगभग आसमानी रंग की बेल्ट और बैज ले लिया। उसने उन्हें म्यू तियान को सौंप दिया और कहा, यह एक स्पेस बेल्ट है जो आपने पहले हमें दिया था, और यह आपका बैज है। उनकी उचित देखभाल करें। म्यू तियान ने शांतिपूर्वक स्पेस बेल्ट और महिमा के बैज को स्वीकार कर लिया और मंच से चलने से पहले 23 राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में फिर से डाल दिया। शुरू से अंत तक मू तियान ने अहंकार या अभिमान का एक भी निशान नहीं दिखाया था। उनकी अभिव्यक्ति हमेशा एक जैसी उदासीन रहती थी। जियान चेन की निगाहें मू तियान का तब तक पीछा करती रहीं जब तक वह मंच से उतर नहीं गया। अपने दिल में उसने पहले ही म्यू तियान का नाम याद कर लिया था। अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि म्यू तियान शायद काफी जटिल व्यक्ति था और उसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी नहीं किया था। भविष्य में वह निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ हासिल करेगा। यह अभी भी अज्ञात था कि वह आगे बढ़ने के लिए दोनों में से कौन सा रास्ता चुनेगा। क्योंकि म्यू तियान ने 20 से अधिक राक्षस कोर को हटा दिया था, निम्नलिखित छात्रों ने अपने राक्षस कोर को हटाते समय किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं की। उनमें से अधिकांश के पास केवल न्यूनतम 2 राक्षस कोर थे। जिन लोगों की संख्या 2 से अधिक थी उनकी संख्या बहुत कम थी। म्यू तियान के 23 राक्षस कोर के अलावा सबसे अधिक फसल पिछले 8 राक्षस कोर की थी। निरीक्षण तेजी से हुआ और जल्द ही जियान चेन की बारी थी। इस समय चेयरपर्सन की सीट पर बैठे वाइस हेडमास्टर के साथ साथ कुछ अन्य शिक्षकों की निगाहें तुरंत चमक उठीं। उनकी आंखें जियान चेन का बारीकी से अनुसरण कर रही थीं, जिसमें अत्यधिक एकाग्रता के भाव दिख रहे थे। वाइस हेडमास्टर चांग बायन, जो पहले अपनी सीट पर लेटे हुए थे, मदद नहीं कर सके लेकिन अपनी पीठ सीधी कर ली क्योंकि उन्होंने जियान चेन को उम्मीदों से भरा हुआ देखा। हालांकि वह जानता था कि जियान चेन ने जंगल में कुछ जादुई जानवरों को मार डाला है, लेकिन उसे इन काफी कुछ का सटीक संख्यात्मक मूल्य नहीं पता था। जियान चेन शांति से राक्षस कोर का निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग के पास गया और 2 मीटर लंबी मेज को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखे और कुछ झिझक के बाद उसने कहा, शिक्षक, क्या आप कृपया एक बड़ी मेज पर बदलाव कर सकते हैं? जियान चेन की बातें सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति जो बारीकी से निरीक्षण कर रहा था, रुक गया और असमंजस में पूछा, आपने अभी क्या कहा? ये देखते हुए कि मेज मूल रूप से बहुत बड़ी नहीं थी और उसके ऊपर पहले से ही कम मूल्य की कुछ वस्तुएं थीं, जियान चेन केवल एक असहाय अभिव्यक्ति दिखा सका। यह मेज सचमुच बहुत छोटी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह अपने सभी राक्षस कोर को फिट कर सके जो कि उसके स्पेस बेल्ट को पूरी तरह से भर देते थे। हाँ अध्यापक,
क्या मैं आपसे इस तालिका को थोड़ी बड़ी तालिका में बदलने के लिए कह सकता हूं? ये टेबल बहुत छोटी है। जियान चेन ने जारी रखा। अध्याय 49 सदमा। जियान चेन की बातें सुनकर टाई टा को छोड़कर उसके पीछे खड़े सभी छात्रों ने सदमे के भाव दिखाए। उन सभी ने जियान चेन को बेहद अजीब नजरों से देखा और कई लोगों को संदेह हुआ कि उन्होंने उससे गलत सुना है। उनकी राय में, यदि आपको अपने राक्षस कोर को सौंपने की जरूरत है तो बस उन्हें सौंप दें। आप इस बात की परवाह क्यों करेंगे कि इस्तेमाल की जा रही मेज कितनी बड़ी है? क्या ये केवल परेशानी मोल लेना नहीं था? वो व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में लापरवाह है, यहां तक कि शिक्षक से टेबल बदलने के लिए भी कह रहा है। वह वास्तव में एक मूर्ख है, जिसने शिक्षक स्टीव को यह बताने की हिम्मत की कि टेबल इतने सारे लोगों के सामने बहुत छोटी थी। सबसे अकल्पनीय बात यह है कि वह चाहता है कि शिक्षक स्टीव उसके लिए टेबलें बदले। हे भगवान, इस्तेमाल की जा रही मेज के बारे में शिक्षक स्टीव से बात करने के लिए क्या वह नहीं जानता कि शिक्षक स्टीव पूरे कारगात अकादमी में सबसे सख्त शिक्षक है? चर्चा के दौरान बहुत से लोग जियान चेन की ओर इशारा करने लगे, उसे इस तरह देखने लगे जैसे वह कोई बेवकूफ हो। निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जियान चेन को गंभीर रूप से घूरने लगा। उसने खर्राटा लिया और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने एक शिक्षक से भी इस तरह भिड़ने की कोशिश की? ये तालिका बहुत पहले तैयार की गई थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि आपने कहा था कि इसे बदला जाना चाहिए। जियान चेन के शब्दों ने न केवल निरीक्षण करने वाले शिक्षक को परेशान कर दिया, यहां तक कि पीछे से निर्णय लेने वाले कुछ शिक्षक भी मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सके और जियान चेन को अप्रसन्न भाव से देखा। जियान चेन के शब्द एक शिक्षक के रूप में उनके लिए पूरी तरह से अपमानजनक थे। लोगों में से किसी ने भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जियान चेन ने तालिकाओं में बदलाव के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि वर्तमान तालिका में उसके स्पेस बेल्ट के अंदर सभी राक्षस कोर को फिट करने का कोई तरीका नहीं था। बेशक कुछ शिक्षक ऐसे थे जो अपवाद थे, उनके आचरण अभी भी बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर केवल मुस्कुराहट की हल्की सी झलक दिखी। ये कुछ लोग थे जिन्होंने जियान चेन और टाई टा को ब्लू वुल्फ किंग्स के एक समूह को बेरहमी से मारते हुए देखा था। इस समय उनके पीछे चमकदार आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की जियान चेन की आकृति को संदेह से घूर रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी और धीरे से फुसफुसा रही थी। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी परछाई कुछ जानी पहचानी है, शायद मैं उससे कहीं मिला हूं। बहुत सोचने पर लड़की की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक उसकी आंखें चमकी और उसके दिमाग में एक परिचित आकृति उभरी। अगले ही पल उसकी आंखों में एक जादुई रंग के साथ आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वह अनजाने में चिल्लाई, चांगयांग जियांग तियान, वह चांगयांग जियांग तियान है। लड़की की आवाज बिल्कुल भी छुपी नहीं थी, इसलिए कई लोगों ने उसे सुना। जैसे ही सभी ने चांगयांग जियांग तियान का नाम सुना, उनके चेहरे बदलने लगे, क्योंकि जो छात्र चांगयांग जियांग तियान का लापरवाही से अपमान कर रहे थे, उन्होंने आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपना मुंह बंद करना शुरू कर दिया। चांगयांग जियांग तियान एक ऐसा नाम था जो पूरे करगत अकादमी में प्रमुख था और व्यावहारिक रूप से सभी ने उसके बारे में सुना था। हालांकि बहुत से लोगों ने वास्तव में उसे नहीं देखा था कि वह कैसा दिखता था। जिन्होंने देखा उनमें से अधिकांश नए लोग थे। जियान चेन का चेहरा कीचड़ और गंदगी के कारण अस्पष्ट हो गया था, जिससे उसके चेहरे का बहुत कम हिस्सा बेदाग रह गया था। उसके कपड़े भी इस हद तक फटे हुए थे कि वह भिखारी जैसा लग रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई भी उसे सबके सामने पंक्तिबद्ध होने पर भी पहचान नहीं पाएगा। चांगयांग जियांग तियान का नाम सुनने के बाद राक्षस कोर का निरीक्षण करने के प्रभारी शिक्षक खाली हो गए, क्योंकि उन्होंने करीब से देखा। जाहिरा तौर पर चांगयांग जियांग तियान एक ऐसा नाम था जिससे शिक्षक भी परिचित थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जियान चेन के पास उसे एक नई टेबल लाने का आदेश देने का उचित अधिकार था। खुद को दोबारा बोलने के लिए तैयार करने से पहले अविश्वास से शिक्षक का मुंह एक बार फिर खुला रह गया, लेकिन उसी समय अकादमी बोर्ड से बायन ने पुकारा, कोई तुरंत एक बड़ी मेज ले आओ।
उसके चेहरे पर असंतोष की मुस्कुराहट थी, इसके बजाय वह जियान चेन को प्रत्याशा से देख रहा था, जैसे कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जियान चेन एक बड़ी मेज क्यों चाहता था। उप प्रधानाध्यापक बाय एन देखने में ऐसे लगते थे मानो वह 34 वर्ष के हों, लेकिन कारगत अकादमी के भीतर उनकी प्रतिष्ठा असाधारण रूप से ऊंची थी, जो स्वयं प्रधानाध्यापक के बाद दूसरे स्थान पर थी। जब वह बोला तो सभी शिक्षक चुप हो गए। कुछ शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षक ये नहीं समझ पाए कि उप प्रधानाध्यापक क्या कहना चाह रहे थे। ये सोचने के लिए कि उसने एक बड़ी मेज की मांग की थी, भले ही मूल तालिका एक छात्र की राक्षसी कोर की गिनती दर्ज करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, बड़ी मेज का कोई उपयोग ही नहीं था। इसके तुरंत बाद 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी मेज को मंच तक उठा लिया गया और निरीक्षण करने वाले शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की गई मूल मेज को हटा दिया गया। चांगयांग जियांग तियान, आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए, है ना? निरीक्षण करने वाले शिक्षक बड़ी मेज के सामने बैठे। जियान चेन के प्रति उनका रवैया बहुत अनुकूल नहीं था। ये स्पष्ट था कि जियान चेन के एक बड़ी मेज के अनुरोध ने 50-60 वर्षीय शिक्षक पर बेहद बुरा प्रभाव छोड़ा था। ये देखकर कि बुजुर्ग के दिल में उसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह था, जियान चेन फूट फूट कर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की किसी बात के कारण शिक्षक वास्तव में उसके खिलाफ कुछ करेगा। ये निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों के विपरीत गया था, लेकिन जियान चेन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद में जियान चेन ने सीधे अपना स्पेस बेल्ट हटा दिया। अन्य छात्रों के विपरीत, जिन्होंने एक एक करके राक्षस कोर को हटा दिया था, उसने सीधे 10 राक्षस कोर में से एक मुट्ठी पकड़ ली और उन्हें बाहर खींच लिया, हल्के से उन्हें मेज पर रख दिया। ये सभी राक्षस कोर हल्के सफेद रंग के थे और एक वयस्क की उंगली के आकार से लगभग एक चक्र बड़े थे। जियान चेन को एक साथ 10 राक्षस कोर बाहर निकालते हुए देखकर, हालांकि मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग पहले जियान चेन के पहले के कार्यों से असंतुष्ट था, वह अंदर से सिर हिलाने में मदद नहीं कर सका। हालांकि जैसा कि मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने मान लिया था कि ये सभी राक्षस कोर जियान चेन के पास थे, जियान चेन का हाथ एक बार फिर उसके स्पेस बेल्ट में पहुंच गया और मुट्ठी भर राक्षस कोर को बाहर निकालना जारी रखा। एक बार फिर उनमें से 10 उसके हाथ में थे। अब सामने टेबल पर पहले से ही 20 राक्षस कोर मौजूद थे। ये देखकर मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। उसने आश्चर्य से जियान चेन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये चांगयांग जियांग तियान की प्रतिष्ठा वास्तव में अयोग्य नहीं है। हालांकि वह अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वह एक संत को हराने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वह सचमुच काफी कुशल है। इसके बाद जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट में पहुंचना जारी रखा और एक बार फिर मेज पर रखने के लिए मुट्ठी भर राक्षस कोर को बाहर निकाला। जैसे ही कठोर राक्षस कोर लकड़ी की मेज के संपर्क में आए, डोंग 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 की आवाजें आने लगीं। जियान चेन को एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट से 10 राक्षस कोर निकालते देखकर मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई थी। उसकी आंखों में अब पूरा सदमा झलक रहा था, क्योंकि अब तक जियान चेन ने 30 राक्षस कोर निकाल लिए थे, जो म्यू तियान से 7 अधिक थे। एक छात्र के लिए जो अभी तक सेंट स्तर तक नहीं पहुंचा था, जंगल के अंदर 3 दिनों के भीतर कक्षा 1 के 30 जादुई जानवरों को मारना निस्संदेह एक रिकॉर्ड था। यहां तक कि वह बुजुर्ग भी, जो पहले दुनिया भर में घूम चुका था और कई चीजें देख चुका था, अविश्वास से स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इन जादुई जानवरों की आक्रमण शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन 10वीं सेंट फोर्स परत के शिखर पर मौजूद एक छात्र के लिए उन्हें मारना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। जब जियान चेन ने 30 मॉन्स्टर कोर पकड़े, तो उसका मूल्यांकन करने वाले शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए, साथ ही उसके पीछे अन्य शिक्षक भी इस अकल्पनीय दृश्य को देख रहे थे। केवल कुछ शिक्षक, जिनके पास इस मामले की आंतरिक जानकारी थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि उनके पीछे खड़े छात्र स्तब्ध रह गए थे जब उन्होंने 30 राक्षस कोर को बाहर निकाला था। लेकिन जियान चेन ने अपने आसपास के शिक्षकों और छात्रों के स्तब्ध भावों को देखने की जहमत नहीं उठाई। जब हर कोई उसे घूर रहा था, उसके हाथ एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट में चले गए और मेज पर रखने के लिए राक्षस कोर का एक और गुच्छा पकड़ लिया। जब उसके हाथ ने रुकने से इनकार कर दिया, तो सभी शिक्षक सुस्त भाव से देखते रहे। जैसे ही चक्र दोहराया गया और वह अपने स्पेस बेल्ट में पहुंचा और एक और मुट्ठी पकड़ ली।
जैसे ही जियान चेन ने कुछ मुट्ठी राक्षस कोर मेज पर रखी, बड़ी आधिकारिक मेज राक्षस कोर से भर गई। हालांकि वे सभी क्लास 1 मॉन्स्टर कोर थे, क्योंकि वे अलग अलग प्रजातियों से आए थे, कोर का आकार या आकार एक जैसा नहीं होगा। छोटे कोर लगभग एक व्यक्ति के बड़े पैर के अंगूठे के आकार के थे, और सबसे बड़े कोर एक छोटे बच्चे की मुट्ठी के आकार के थे। चाहे वह छात्र हो या शिक्षक, दोनों समूहों को जियान चेन ने सदमे में डाल दिया था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 3 दिनों की अवधि में लगभग 100 क्लास 1 जादुई जानवर का शिकार करने और मारने के लिए अभी तक संत स्तर की स्थिति में नहीं था, अगर कोई इसे किसी और से कहने की कोशिश करेगा तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इस समय थोड़े से लोगों को छोड़कर हर दूसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा कि यह जियान चेन ही था जिसने इन सभी जादुई जानवरों को मार डाला था। कई लोगों ने सोचा था कि राक्षस कोर की भारी मात्रा कई लोगों द्वारा उसे राक्षस कोर इकट्ठा करने में मदद करने का परिणाम थी, या उसने उन्हें चुरा लिया था। आम सहमति ये थी कि वह उन सभी कक्षा 1 के जादुई जानवरों को अकेले नहीं मार सकता था। आधिकारिक टेबल को जियान चेन के 100 से कुछ कम राक्षस कोर से ढका हुआ देखकर उन्हें गिनने के प्रभारी शिक्षक ने एक गहरी सांस छोड़ी। हालांकि अपने दिल में उसने सोचा कि जियान चेन को अपने राक्षसी कोर के लिए कई अन्य समूहों से लड़ना पड़ा होगा। उन्हें जियान चेन की ताकत की प्रशंसा करनी थी, हालांकि जब चोरी जैसे अपमानजनक कृत्य की बात आती थी तब भी शिक्षकों को कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि यह तियान युआन महाद्वीप में एक आम घटना है। जियान चेन से लगभग 100 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर देखकर वाइस हेडमास्टर बायन ने एक अविश्वसनीय नजर डाली। वह अपने दिल में जानता था कि दूसरे क्षेत्र में राक्षस कोर का शिकार करने वाले इतने कम लोगों का कारण यह था कि उन्हें जियान चेन ने लूट लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियान चेन ने सभी राक्षस कोर को किसी और से चुरा लिया था, अन्यथा हर किसी ने जादुई जानवरों को मारने से ताकत के वैध प्रदर्शन द्वारा अर्जित राक्षस कोर के साथ परीक्षण पास कर लिया होता। इस ताज़ा घटनाक्रम से वाइस हेडमास्टर बायन आज काफी भावुक हो गए, यहां तक कि उनका दिल भी कांप उठा। हालांकि उसी समय थोड़ा संदेह था, क्या ऐसा हो सकता है कि जियान चेन और टाइटा हथियारों में क्यूई को शामिल किए बिना भी जादुई जानवरों को आसानी से मार सकते हैं? क्या वे अब खेती का उपयोग नहीं कर रहे थे? अप्रत्याशित रूप से जियान चेन और टाइटा दोनों ने पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 100 जादुई जानवरों को मार डाला था। शिक्षक की आंखों का नजारा काफी जटिल था। इसके तुरंत बाद उसने मेज पर रखे राक्षसों के टुकड़ों को गिनना शुरू कर दिया। शिक्षक ने यह नहीं पूछा कि जियान चेन ने इन राक्षसी कोर को कैसे हासिल किया, क्योंकि उसके दिमाग में निश्चित निष्कर्ष पहले से ही स्पष्ट था। अध्याय 50, 100 से अधिक कक्षा 1 राक्षस कोर। राक्षस कोर की तुरंत गिनती की गई। मूल्यांकन के प्रभारी बुजुर्ग ने कहा, यहाँ कुल 98 राक्षस कोर हैं। यह आपका स्पेस बेल्ट है, कृपया अब अकादमी स्पेस बेल्ट वापस कर दें। बुजुर्ग ने जियान चेन को एक पन्ना हरे रंग का स्पेस बेल्ट सौंपा। ये वह स्पेस बेल्ट था जो जियान चेन के पिता चांग्यांग बा ने उन्हें तब उपहार में दिया था जब उन्होंने चांग्यांग कबीले को छोड़ दिया था। जियान चेन ने कुछ देर तक अपने हाथों में अकादमी स्पेस बेल्ट को देखा और कुछ झिझक के बाद कहा, शिक्षक फिलहाल कृपया यहाँ मेरी बेल्ट का ख्याल रखें। यह मूल्यांकन समाप्त होने के बाद मैं अकादमी स्पेस बेल्ट वापस कर दूंगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली और असमंजस में पूछा, क्या? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अकेले जियान चेन ने लगभग 100 राक्षस कोर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन जियान चेन के प्रति बुजुर्ग का रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया था। शिक्षक, मेरे स्पेस बेल्ट में अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर है, इसलिए मुझे अभी भी बाद में क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता है। जियान चेन ने स्पष्ट रूप से कहा। अभी मूल्यांकन केवल कक्षा 1 मॉन्स्टर कोर के लिए किया जा रहा था। क्लास 2 मॉन्स्टर कोर का मूल्यांकन इसके खत्म होने तक शुरू नहीं होगा। क्या ऐसा है? आपके पास अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हैं? ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर अविश्वास लिखा हुआ था और उसने जियान चेन को संदेह की दृष्टि से देखा। केवल बुजुर्ग ही नहीं, मंच पर बैठे अन्य शिक्षक भी समान भाव से जियान चेन को देख रहे थे। जियान चेन ने सिर हिलाया, हाँ शिक्षक। ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस छोड़ी। जियान चेन की ओर उनकी निगाहें गंभीर हो गईं। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में चांग्यांग जियांग तियान के बारे में चल रही अफवाहों को कम करके आंका था।
हालांकि उसने इस मामले पर अपनी सांस बर्बाद नहीं की और अपना हाथ लहराया। ठीक है, इन राक्षसी कोर को दूर रख दो। आप मूल्यांकन के दूसरे दौर में भाग लेना जारी रख सकते हैं। बाद में जियान चेन ने 100 या उससे अधिक राक्षस कोर को वापस अपने स्पेस बेल्ट में रखा और मंच छोड़ दिया। हालांकि अब मंच पर मौजूद शिक्षक और उसके आसपास के छात्र दोनों ने जियान चेन को पूरी तरह से अलग भाव से देखा। उनकी निगाहें जटिल थीं, उनमें ईर्ष्या, द्वेष और यहां तक कि कुछ में तिरस्कार भी मिला हुआ था। मंच से चलने के बाद जियान चेन फिर से भीड़ में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वह क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के पास गया जो वर्तमान में प्रतीक्षा में खड़े थे। मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे सभी छात्र पहले ही सेंट स्तर पर पहुंच चुके थे और चांग्यांगहू के समूह के अलावा उन सभी ने जियान चेन को आश्चर्य और संदेह के भाव के साथ देखा जब वह उनके पास आया। वे तीसरे क्षेत्र में जियान चेन से भी नहीं मिले थे और यह स्पष्ट था कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक संत नहीं है, क्लास 2 राक्षस कोर दिखाने में सक्षम होना बेहद असामान्य लगा। वास्तव में यह विश्वास करना बेहद कठिन था कि जियान चेन ने वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था और कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मार डाला था। इसके अलावा वह कम से कम 2 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हासिल करने में कामयाब रहा। जियान चेन के पीछे टाइटा खड़ी थी। जियान चेन के चले जाने के बाद टाइटा भी मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग के सामने पहुंचे। इस बिंदु पर टाइटा का कारगत अकादमी के प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षु होना अब कोई रहस्य नहीं था, सभी शिक्षक उसे पहचानते थे। जब टाइटा ऊपर चला गया तो मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, टाइटा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार आपका मुनाफा क्या था। टाइटा हंसे लेकिन उत्तर में कुछ नहीं बोले। जैसा कि जियान चेन ने किया था, उसने अपना हाथ अपने स्पेस बेल्ट में डाला और मेज पर हल्के से रखने से पहले सीधे एक बड़े मुट्ठी राक्षस कोर को बाहर निकाला। टाइटा की मुट्ठी जियान चेन की तुलना में थोड़ी बड़ी थी, इसलिए प्रत्येक में हर बार 14-15 राक्षस कोर होते थे। मेज पर 14-15 राक्षसी कोर देखकर मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग मुस्कुराने लगा और उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिस पर प्रधानाध्यापक की नजर है। हालांकि उसका दिल और शरीर बाघ जैसा है और उसमें चतुराई की कमी दिखती है, लेकिन उसकी प्रतिभा वास्तव में किसी को भी उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर सकती है। 14-15 राक्षस कोर निकालने के बाद टाइटा की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह एक बार फिर मुट्ठी भर राक्षस कोर को बाहर निकालने के लिए अपने स्पेस बेल्ट में पहुंच गया। छात्र और शिक्षक सभी मेज की ओर घूरते रहे क्योंकि धीरे धीरे राक्षस कोर की संख्या अधिक से अधिक बढ़ गई, जब तक कि वे कई दर्जन नहीं हो गए। टाइटा द्वारा अंततः 100 राक्षस कोर से कुछ कम निकालने के बाद ही वह अंततः रुका। अपने द्वारा प्राप्त सभी राक्षस कोर को देखकर टाइटा सीधे तौर पर हंसे और खुशी से कहा, शिक्षक, ये वे राक्षस कोर हैं जो मैंने प्राप्त किए हैं। उस क्षण आसपास के सभी शिक्षक और छात्र अवाक रह गए। वे सभी अविश्वास के भाव के साथ मेज पर रखे हुए 100 से कुछ कम राक्षस कोर को देख रहे थे। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर टाइटा की ओर तीव्रता से देखा और धीरे से कहा, अच्छा टाइटा, तुमने बहुत अच्छा किया है और अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं खोया है। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपना सिर नीचे कर लिया और राक्षसों के कोर को गिनना शुरू कर दिया। उन्होंने ये पूछताछ नहीं की कि टाइटा ने उन राक्षसी कोर को कैसे प्राप्त किया था। अपने दिल में उसने पहले से ही टाइटा के राक्षस कोर को इकट्ठा करने के साधनों को जियान चेन के साथ जोड़ दिया था। बुजुर्ग ने जल्दी से राक्षस कोर की गिनती पूरी की और कहा, यहाँ कुल 97 राक्षस कोर हैं। ये कहकर बुजुर्ग ने इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया। ध्यान देने के बाद बुजुर्ग ने कुछ रत्नों से सजी एक उत्कृष्ट, बेहद अच्छी तरह से बनाई गई काली स्पेस बेल्ट निकाली और इसे टाइटा को महिमा के बैच के साथ सौंप दिया और कहा, टाइटा, ये वह स्पेस बेल्ट है जिसे आपने हमारी देखभाल में छोड़ा था, साथ ही महिमा का बैच जो आपने अर्जित किया है। अपने राक्षस कोर को इकट्ठा करें और फिर अकादमी स्पेस बेल्ट को अकादमी को लौटा दें। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह उच्च श्रेणी का स्पेस बेल्ट टाइटा को प्रधानाध्यापक द्वारा तब दिया गया था जब वह प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षु बन गया था।
अन्यथा उनके जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास स्पेस बेल्ट जैसी उच्च श्रेणी की वस्तु खरीदने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि तियानयुन महाद्वीप में इस प्रकार के स्पेस बेल्ट असामान्य नहीं थे, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग अपने पास रख सकें। टाइटा की नजर कुछ देर के लिए काले स्पेस बेल्ट पर टिकी रही, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, शिक्षक, मैं इस स्पेस बेल्ट को आपकी देखरेख में रखना चाहूंगा। मेरे पास अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हैं। क्या आपके पास क्लास 2 मॉन्स्टर कोर भी हैं? ये सुनकर मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने बेहद हैरान भाव से उसकी ओर देखा, साथ ही अविश्वास का संकेत भी छिपा हुआ था। टाइटा की बातें सुनकर मंच पर बैठे अन्य शिक्षक एक दूसरे पर अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जियान चेन के बाद एक और छात्र होगा जो अभी तक सेंट स्तर पर नहीं है, जो कक्षा 2 मॉन्स्टर कोर हासिल करने में कामयाब रहा है। मूल्यांकन करने वाला वह बुजुर्ग जवाब देने से पहले थोड़ा झिझका, टाइटा, क्या आप तीसरे क्षेत्र में गए थे? हालांकि बुजुर्ग का सवाल उसकी जिम्मेदारियों से आगे निकल रहा था, फिर भी वह अपने दिल में जिज्ञासा की प्रबल भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सका। हालांकि उसने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब तक टाइटा ने स्थिति की पुष्टि नहीं की, वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। टाइटा ने सिर हिलाया और दबी आवाज में बोला, हाँ, मैं तीसरे क्षेत्र में गया था। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने पूछना जारी रखा, क्या आपने जादुई जानवरों को मारने से अपनी कक्षा 2 राक्षस कोर हासिल की? इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी सीमाओं को बहुत आगे बढ़ा रहा था, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि केवल वह बुजुर्ग ही नहीं था जो उत्तर जानने के लिए बेहद उत्सुक था। यहां तक कि मंच पर मौजूद सभी शिक्षकों को भी ऐसा ही लगा और वे स्पष्ट पुष्टि चाहते थे। इसका एक हिस्सा चांग्यांग, जियांग, तियान और मैंने जादुई जानवरों को मारने से प्राप्त किया था। टाइटा का कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने केवल आधी कहानी ही कही। ये सुनकर बुजुर्ग ने आश्चर्य और अविश्वास से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आपने और चांग्यांग, जियांग, तियान ने कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मार डाला? टाइटा ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ। इस जवाब से मंच पर मौजूद सभी शिक्षक दंग रह गए। उनमें से कई लोग उस बात पर विश्वास नहीं कर सके जो उन्होंने अभी अभी सुनी थी। 2 छात्रों के लिए जो अभी तक संत नहीं थे, कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मारना करगाथ अकादमी के इतिहास में अभूतपूर्व था। बाद में टाइटा ने अपने राक्षसी अंगों को छिपा लिया और मंच से चला गया। वह क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के समूह में शामिल हो गया और जियान चेन के पीछे खड़ा हो गया। हालांकि इस बिंदु पर टाइटा और जियान चेन पहले से ही सभी के ध्यान का केंद्र बन गए थे, और जो लोग कार्य में असफल हो गए थे, जो वर्तमान में उनके पीछे खड़े थे, उन्होंने दोनों को काफी ईर्ष्या के साथ देखा। उनमें से कई ऐसे थे जो कक्षा 1 के जादुई जानवरों की गतिविधियों से बचने के लिए दयनीय ढंग से इधर उधर भाग रहे थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन और टाइटा, जो उनसे उच्च स्तर पर नहीं थे, ऐसा करने में कामयाब होंगे। दूसरे क्षेत्र में केवल 100 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर हासिल करें, लेकिन क्लास 2 मॉन्स्टर कोर भी हासिल करें। इससे उन्हें बेहद भ्रमित महसूस हुआ और कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद कक्षा 1 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन समाप्त हो गया। जिसके पास राक्षस कोर की संख्या सबसे अधिक थी, वह जियान चेन था, जिसमें कुल 98 राक्षस कोर थे, जबकि टाइटा एक कम राक्षस कोर के साथ दूसरे स्थान पर था। उन दोनों के पास म्यूतियान की तुलना में कई गुना अधिक राक्षस कोर थे, जो तीसरे स्थान पर थे। लोगों की भीड़ के बीच म्यूतियान की आंखें जियान चेन और टाइटा को देखकर आश्चर्य से चमक उठी और वह खुद से बुदबुदाया, टाइटा, चांग्यांग, जियांग, तियान, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। आप दोनों वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो संतों को हरा सकते हैं। मुझे आप दोनों के साथ बातचीत करने का मौका मिलना अच्छा लगेगा। हालांकि जियान चेन और टाइटा ने उनकी सुर्खियां छीन ली थीं, म्यूतियान ने असंतोष का एक भी निशान नहीं दिखाया। वह अब भी पहले की तरह ही उदासीन था, मानो यह कोई महत्वहीन मामला हो जिसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। उस समय चांग्यांग प्रसन्न भाव के साथ जियान चेन के पास गया और धीमी आवाज में कहा, चौथे भाई, तुम दोनों वास्तव में बहुत असामान्य हो। 3 दिनों के भीतर आप में से प्रत्येक लगभग 100 राक्षस कोर हासिल करने में कामयाब रहा।
चांग के स्वर ने मुश्किल से उसकी खुशी छुपाए और उसने जियान चेन को गर्व से देखा। जियान चेन बिना कुछ कहे मुस्कुराए। अचानक जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ, उसकी नजर घूम गई। उसने अपने पीछे देखा तो फटे कपड़ों वाला एक युवक उसे जहरीली नफरत से घूर रहा था। युवक की निगाहों ने हत्या के उसके मजबूत इरादे को छिपाने की जहमत नहीं उठाए और यह इतना गंभीर था कि जियान चेन अपनी भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि जब जियान चेन ने युवक की शक्ल का थोड़ा और करीब से निरीक्षण किया तो उसका दिल अचानक धड़कने लगा। वह युवक लुओ जियान था जिसके सारे राक्षस जियान चेन द्वारा लूट लिए गए थे। लुओ जियान के राक्षस कोर पूरी तरह से निर्दयता से उससे चुरा लिए गए थे और वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। हालांकि इससे उसकी गतिविधियों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह और उसके साथियों का समूह पूरी तरह से अपनी लड़ाई की भावना खो चुका था। वे बाद में दूसरों के राक्षस कोर को चुराने या जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने में असमर्थ थे। इस प्रकार लुओ जियान के समूह ने विफलता के साथ कार्य समाप्त कर दिया था। जियान चेन मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति में तिरस्कार का संकेत दिख रहा था। उन्होंने लुओ जियान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लुओ जियान जैसे लोगों के संबंध में जियान चेन अपनी पिछली दुनिया में एक पथिक के रूप में उनमें से कई लोगों से मिले थे। हालांकि उनमें से बहुत कम लोगों के पास वास्तव में तूफान मचाने की क्षमता थी। मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो गया। जो छात्र संत स्तर तक पहुंच चुके थे और अपना कार्य पूरा कर चुके थे वे क्रमिक रूप से मंच तक चले गए। हालांकि उनमें से दो अपवाद थे, जियान चेन और टाइटा, जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचे थे, जबकि बाकी सभी लोग पहुंच चुके थे। कक्षा 2 मॉन्स्टर कोर का मूल्यांकन करने वाला शिक्षक अभी भी वही बड़ा था और मूल्यांकन तेजी से आगे बढ़ा। तीसरे क्षेत्र में हुई सभी चोरी के कारण कई सौ छात्रों के राक्षस कोर को अंततः 30-40 लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। इस प्रकार उन सभी के पास 2 से अधिक राक्षस कोर थे और कई लोगों के पास 10 से अधिक राक्षस कोर थे। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने 23 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर लिए थे।